रेंटल इनकम भी पढ़ा आपने, जिसमें क्या देखा, अगर कोई इंडिविजुअल रेंटल इनकम रिसीव करेगा तो उसके लिए क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट है। इंडिविजुअल इनकम रिसीव करेगा तो किधर आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं। तो कल आपने रेंटल इनकम के बारे में पूरा डिटेल में देखा। तो रेंटल इनकम का वाउचिंग कैसे करेगा, अगर कंपनी को कुछ रेंटल इनकम मिल रहा है तो कैसे वाउचिंग होगा उसका, कैसे ऑडिटर उसका वाउचिंग करने वाला है, राइट। एवरीथिंग यू हैव सीन yesterday, right? Now today's topic is what? Vouching of dividend income. क्या है बेटा? Now vouching of dividend income. कौन सा इनकम? डिविडेंड इनकम। अब बेटा नाउ वाउचिंग ऑफ डिविडेंड इनकम में क्या करना है, वही सेम फंडा। सबसे पहले तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करना है। व्हाट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? देखो अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जो भी आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट, डिविडेंड वारंट्स। काउंटर फॉइल्स होना चाहिए डिविडेंड वारंट्स का, कि भाई हाँ डिविडेंड आपको मिला है, एंटाइटल्ड हो आप डिविडेंड के लिए, तो उसका डिविडेंड वारंट तो होना चाहिए। पेन स्लिप होना चाहिए फॉर डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, राइट। और बैंक रिसिप्ट वाउचर होना चाहिए। तो फिलहाल तो डिविडेंड तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता अपने, तो सवाल ही नहीं उठता। उसके लिए वो स्टेटमेंट चेक कर लेगा, बैंक स्टेटमेंट, कि भाई हाँ डिविडेंड डिपॉजिट हुआ है क्या बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेगा, पासबुक से एंट्री मैच कर लेगा, एवरीथिंग, ठीक है। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है डिविडेंड रिसीव्ड के, वो शुड बी सपोर्टेड बाय these all the documents, these all the supporting documents, whether it is counterfoils of dividend warrants, right, है बैंक स्टेटमेंट, पेन स्लिप। तो फिलहाल तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जो भी है उससे एंट्री मैच कर सकता है, वहां के पासबुक या की कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से मैच कर सकता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट में आपके पैसा क्रेडिट हुआ है क्या, डिविडेंड रिसीव करके अमाउंट क्रेडिट हुआ है क्या, बैंक रिसिप्ट वाउचर, ये सब देख सकता है बेटा, करेक्ट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो कॉमन है। सेकेंडली क्या, नेम। अब जो भी नेम है डिविडेंड वारंट पे, जो भी नेम रहेगा वो किसका होगा, क्लाइंट का ही होगा ना। डिविडेंड वारंट पे, बैंक बुक पे, वो सब क्लाइंट से रिलेटेड होना चाहिए। सब पीछे पॉइंट्स आपने जो देखा है, अदर इनकम, जो भी रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रिलेटेड ही है बेटा। नेम क्लाइंट का हो, डेट किससे रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड डिविडेंड रिसीव किया हो आपने, बराबर। जो भी डेट होगा मेंशन्ड ऑन द पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या इन द बैंक बुक, व्हाटएवर, तो वो सब क्या होगा, करंट ईयर से रिलेटेड होगा बेटा, गॉट इट। सो नेम क्लाइंट का और डेट करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर और अर्ली, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए। तो करंट ईयर से ही रिलेटेड होना चाहिए ना बेटा, करंट ईयर का ऑडिट कर रहा है तो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहा है उससे रिलेटेड हो, ओके। वाउचिंग ऑफ डिविडेंड इनकम में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, नेम, डेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सीरियल नंबर। क्या बेटा, सीरियल नंबर। बेटा जो भी वाउचर्स होगा वो सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, राइट है, सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, सीरियल नंबर मिस नहीं होना चाहिए। मिस होगा तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो घपला हो सकता है, तो सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए सब कुछ, राइट है। तो सीरियल नंबर ऑन द बैंक रिसिप्ट वाउचर शुड बी कंटिन्यूअस एंड टैली विद दोज इन द बैंक बुक। मतलब वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो भी सीरियल नंबर हो कंटिन्यूअसली, उसमें कोई मिसिंग नंबर नहीं होने चाहिए। 10 के बाद डायरेक्ट 15, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, जो कि हर पॉइंट में आप हर एड्स में आप देखते हो बेटा। फिर अमाउंट भी नॉर्मल, अमाउंट में क्या, अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स होना चाहिए बेटा, राइट है, अमाउंट इन फिगर एंड वर्ड्स होना चाहिए, और सेम होना चाहिए, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उससे मैच करना चाहिए, बराबर है कि नहीं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। एंड द डिविडेंड वारंट, जो डिविडेंड वारंट है, राइट है, उसमें जो अमाउंट है, फिर आपके बैंक बुक में क्या अमाउंट है, स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में क्या अमाउंट दिखा रहा है, एवरीथिंग शुड मैच, ठीक है। एरर्स एंड फ्रॉड्स, ऑडिटर को ये ध्यान देना है, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स ऑफ कमीशन और ओमिशन। तो आप देखते हो हर पॉइंट में एरर को ये ध्यान देना है कि कोई एरर्स ऑफ कमीशन और ओमिशन नहीं होना चाहिए, कुछ रॉन्ग कमिट नहीं होनी चाहिए, कुछ मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, पोस्टिंग कास्टिंग ये सब नहीं होना चाहिए, कोई एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए। He should pay particular attention to the dividend warrants received close to the year end, और खास करके वो कौन से डिविडेंड वारंट पे ज्यादा ध्यान देगा, जो ईयर एंड में रिसीव हुआ है, क्लोज टू ईयर एंड, उस पर वो ज्यादा फोकस करेगा, वो ज्यादा चेक करेगा कि प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, बराबर है कि नहीं।
ईयर एंड ट्रांजेक्शन पे उसको ज्यादा ध्यान देना है। ईयर एंड ट्रांजेक्शन जो कट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर उसको ज्यादा फोकस करना है, बराबर है, ईयर एंड, क्योंकि उसमें मिसमैच करने का चांसेस ज्यादा हो सकता है, क्लाइंट उसमें गड़बड़ी ज्यादा कर सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ हो, बराबर है। तो ईयर एंड ट्रांजेक्शन पे उसको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अकाउंटिंग, क्योंकि ईयर एंड में क्या करते हैं लोग, मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, बराबर है, अपने स्टेटमेंट को, बराबर है, अपने स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, विंडो ड्रेसिंग या सीक्रेट रिजर्व करने के लिए वो मिसमैचमेंट मतलब मैनिपुलेशन बहुत करते हैं। तो इसलिए ईयर इन ट्रांजेक्शन पे उसको, कोई भी देखो ईयर इन ट्रांजेक्शन हो, ऑडिटर को ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो एरर्स एंड फ्रॉड्स हो गया, ठीक है, तो वो सब देखना है। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट देयर आर नो एरर्स ऑफ कमीशन और ओमिशन, याद रखना। तो पर्टिकुलर अटेंशन उसको देना है किस पे, खास करके ईयर इन ट्रांजेक्शन पे, राइट है। तो ईयर इन ट्रांजेक्शन याद रखने का बच्चा लोग, कट ऑफ ट्रांजेक्शन, कट ऑफ, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, राइट। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में क्या बोल रहा है बेटा, तो ऑडिटर शुड चेक वेदर द एंट्री इज करेक्ट। ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि एंट्री करेक्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। वो देखेगा सारी एंट्री करेक्ट है क्या अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अभी देखो, दस द बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड द डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड फॉर द अमाउंट रिसीव। भाई देखो, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, अगर बिजनेस ने डिविडेंड रिसीव किया है, मालूम पड़ा, या ऑडिटर का जो क्लाइंट है उसने डिविडेंड रिसीव किया है, तो क्या बुक में एंट्री पास करेगा, डिविडेंड रिसीव किया मतलब उसके पास बैंक, डायरेक्ट बैंक में पैसा गया उसके, डिविडेंड तो बैंक से ही मिलेगा, बैंक में डायरेक्ट आएगा, मतलब बैंक में ही डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो बैंक में आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट, बट कैश में तो मिलता ही नहीं, तो बैंक में मिल रहा है ना, डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, क्या मिला, क्या है इनकम आपका, व्हाट इज योर इनकम, डिविडेंड रिसीव, तो एंट्री क्या हो गई, व्हाट विल बी द एंट्री, आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, दिख रहा है, dividend received account should be credited, that's it. So this is the common entry, समझ पड़ गया, क्या एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया आपका, व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट, देख रहे हो ना, यहाँ सेंटेंस लिखा भी है, बैंक अकाउंट व्हाट बेटा, डेबिट, और क्रेडिट किसको किया आपने, किसको क्रेडिट किया, टू, भाई आपका इनकम क्या है, यस डिविडेंड रिसीव, तो आपका इनकम है डिविडेंड रिसीव, डी फॉर डिविडेंड, बराबर है। तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, एंट्री दिया ही है, तो नॉर्मल एंट्री है कि नहीं, तो याद रखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के हिसाब से वो चेक करेगा कि सारी एंट्री बराबर है क्या, एंट्री इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो नॉर्मली एंट्री क्या होती है, अगर डिविडेंड रिसीव किया तो बैंक आया, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। Now the next point is what, comparison with investment register. What beta, comparison with what, investment register, means the dividend should be reconciled, the dividend should be reconciled with the details of investments in the investment register. जो भी डिविडेंड होगा should be reconciled with the details of investments in the investment registered, in the investment register maintain जो किया है as per the requirement of Companies Act, ठीक है। तो कंपैरिजन भी करोगे आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से कि डिविडेंड शुड बी रिकंसाइल्ड विद द डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक करोगे, बराबर है, मालूम पड़ा, उसके बेसिस पे आपको क्या मिल रहा है, कितना परसेंट डिविडेंड है, क्या है, सब प्रॉपर अमाउंट है क्या, एवरीथिंग। तो कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा ना, अब डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ऐसा कैसा डिविडेंड मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता। डिविडेंड मिल रहा है आपको, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, वो रियल में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है क्या, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर तो चेक करेगा। सो डिविडेंड शुड बी रिकंसाइल्ड विद द डिटेल्स ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट्स इन द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, जो मेंटेन करना ही पड़ता है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ कंपनीज, राइट। सो दैट इज व्हाट कंपैरिजन विद इन्वेस्टमेंट रजिस्टर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, नाइन्थ वन, डिस्क्लोजर, क्या बेटा, डिस्क्लोजर करना है अपने को वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 मींस अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड शेड्यूल 3, क्या, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज शेड्यूल 3 जो डिविडेंड रिसीव्ड है,
इज डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब डिविडेंड रिसीव किधर आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और डिविडेंड रिसीव जो किया है वो कोई क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या? पीएनएल में क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये? नहीं, दिस इज नॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज अदर इनकम। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम है, रेंटल इनकम है, आपका डिविडेंड इनकम है, ये सब क्या है कंपनी के लिए? ये क्या है बेटा? ये सब उसका अदर इनकम है बेटा, अदर इनकम। तो अदर इनकम के हेड्स में आपको दिखाना है, बराबर। अदर इनकम है, अदर में अदर नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, जो भी है, जहां से भी आपको इनकम मिला है वो अदर इनकम में दिखाओ। अब वो क्या है आपका, मालूम पड़ा कि नहीं? कैसा मिला आपको, क्लासिफाइड एज क्या है वो, कहाँ से डिविडेंड मिला, अदर इनकम में कौन सा डिविडेंड है, राइट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मिला है, करंट इन्वेस्टमेंट से, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, करंट इन्वेस्टमेंट है, व्हाटएवर, तो अदर इनकम में आप अदर इनकम में आप दिखा देना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वेदर इट इज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ठीक है। देन इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है, डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से, देखो बाकी किसी कंपनी से मिलेगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, ठीक है, बट अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी से मिला है तो आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू ₹10 लाख, ठीक है। मतलब अगर आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, इंडियन कंपनी से, तो 10 लाख तक अगर अमाउंट है आपका, 10 लाख तक आपको डिविडेंड मिला है तो एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 10 लाख तक नो टैक्स, एंजॉय, बराबर है, नो टैक्स, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है बेटा। सो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट याद रखना, dividends from Indian companies are exempt from tax up to ₹10 lakhs. The auditor has to note the effect of these provisions while ascertaining the amount of provisions for income tax in the accounts. तो ऑडिटर को जब भी देखो ऑडिट कर रहा है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ये प्रोविजंस फॉलो हुआ है क्या, ये डिविडेंड कहाँ का है, इंडियन कंपनी का है क्या, या अदर फॉरेन कंपनी का है, या कोऑपरेटिव, कौन सा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो देखेगा कि फॉरेन कंपनी का है तो टैक्स भरना पड़ेगा, कोऑपरेटिव का है तो उसके हिसाब से टैक्स भरना है आपको, बराबर। इंडियन कंपनी है तो नॉर्मल सी बात है कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर गया तो आपको टैक्स भरना है, समझे कि नहीं? तो वो सारे प्रोविजंस वो चेक करेगा, वो ऑडिट करते टाइम पे वो देखेगा कि ये सब प्रोविजंस भी फॉलो हुआ है कि नहीं, उसका टैक्स में ट्रीटमेंट क्या है, 10 लाख के ऊपर गया तो टैक्स भरना पड़ेगा, राइट, ऑल दिस। तो डिविडेंड इनकम का याद रखने का सबको कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, क्या बेटा, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी क्या बेटा, एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 लाख। तो बेटा पॉइंट आपका वही है, वाउचिंग ऑफ रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी सबको पता चल गया है, पता है रॉयल्टी मतलब आप, हमारा जो टेक्निक है, नो हाउ, वो हम किसी को अगर यूज करने के लिए दे रहे हैं तो हम उससे कुछ रिटर्न में लेंगे, कुछ रिटर्न में अपने को चाहिए, और जो रिटर्न में अपने को कंसिडरेशन मिलता है, पैसा मिलता है, वही तो है रॉयल्टी, बराबर है। हमने अपना टेक्निक सामने वाले को यूज करने के लिए दिया भाई, लेकिन पहले अपना टेक्निक पेटेंट करा लेना, उसको पेटेंट कॉपीराइट जो भी होता है सब करा लेने का, रजिस्टर करा लेने का, नहीं तो पता चला आपने पेटेंट और रजिस्टर्ड कराया नहीं है, सामने वाले ने आपका टेक्निक ले लिया, चुरा लिया, वो बोलेगा मेरा टेक्निक है, और उसने रजिस्टर करा लिया, उसने अपने नाम से रजिस्टर करा लिया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका जो भी टेक्निक या नो हाउ है, आप पहले उसको पेटेंट और रजिस्टर्ड करा लो, बराबर है, उसका कॉपीराइट ले लो, उसके बाद दो ना सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट बना के, ये ले भाई चल तू भी यूज कर, तू भी इनकम जनरेट कर, बराबर है। और वो अपने को इन कंसिडरेशन कुछ रिटर्न देगा, कंसिडरेशन देगा, बराबर, वही तो है अपना रॉयल्टी इनकम, बराबर है। तो रॉयल्टी इनकम के लिए सबसे पहले क्या चेक करेगा ऑडिटर, कि क्या एग्रीमेंट, जैसे दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा ना, एग्रीमेंट चेक करेगा, रॉयल्टी एग्रीमेंट, बराबर है, क्या रॉयल्टी एग्रीमेंट है, कैसे रॉयल्टी कैलकुलेट किया है। करस्पॉन्डेंस, भाई करस्पॉन्डेंस तो कॉमन सी बात है, वो जो भी लेटर राइटिंग्स है, जो भी करस्पॉन्डेंस है दोनों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में क्या करस्पॉन्डेंस हुआ है वो चेक करेगा, बराबर है। देखो पेपर डॉक्यूमेंट जो भी है वो चेक करना ही है, एग्रीमेंट बना है, रॉयल्टी एग्रीमेंट बना है, करस्पॉन्डेंस विद द पार्टी वो चेक करेगा, कैलकुलेशंस चेक करेगा कि कैलकुलेशंस कैसे किया है रॉयल्टी रिसीव का, चेक कैलकुलेशन फॉर द रॉयल्टी रिसीव, बराबर, एकदम कॉमन बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, एग्रीमेंट करस्पॉन्डेंस ये सब तो डॉक्यूमेंट्री आपका क्या है बेटा, एकदम एविडेंस है, राइट है, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एग्रीमेंट करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, कैलकुलेशंस चाहिए, कैलकुलेशन कैसे किया है, और प्रोविजंस क्या दिया बेटा, प्रोविजंस। अब देखो ये जो प्रोविजंस का पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है आपको, सी
चेक, ध्यान देना, चेक प्रोविजन एज रिगार्ड्स रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये शॉर्ट वर्किंग करके वर्ड याद रखना, क्या बेटा, शॉर्ट वर्किंग, दिख रहा है ना ये, यस, ठीक है। तो चेक करेगा वो प्रोविजंस रिगार्ड रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग, कैसे रिकवरी हुआ है शॉर्ट वर्किंग का, दैट इज व्हाट, समझो अगर मिनिमम रॉयल्टी आपने फिक्स किया है, मिनिमम फिक्स रॉयल्टी समझो जो भी है, मिनिमम फिक्स रॉयल्टी रेंट कितना बोला आपने, 75,000, एग्जांपल 75,000, मिनिमम रॉयल्टी रेंट जो फिक्स रॉयल्टी रेंट है कितना है बेटा, 75,000। ध्यान से सुनना, पहले तो सिंपल सा फंडा है ना बेटा कि मिनिमम फिक्स रॉयल्टी रेंट अगर 75,000 है बट आपको एक्चुअली रिसीव हुआ था 60, तो कम रिसीव्ड हुआ है कि नहीं। मिनिमम फिक्स रेंट, मिनिमम फिक्स रॉयल्टी कितना है 75 और एक्चुअल रिसीव हुआ है आपको, समझो एक्चुअल रॉयल्टी दिख रहा है 60, एक्चुअल रॉयल्टी 60 दिख रहा है, तो बाकी 15 तो रिसीव करना है ना। तो जो 15 है वो आपका शॉर्ट वर्किंग है, वो क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि आपने मिनिमम फिक्स रेंट कितना किया 75 और एक्चुअल रॉयल्टी कितना दिख रहा है 60, मतलब एक्चुअल रॉयल्टी मतलब जो भी आपने जितना भी यूनिट्स समझो बिहाफ पे सेल किया है तो उसके हिसाब से 60 का ही कैलकुलेशन आ रहा है, बट मिनिमम फिक्स रॉयल्टी है 75, राइट। इसका मतलब इधर क्या आ गया, आपको शॉर्ट वर्किंग आया, क्या आया, शॉर्ट वर्किंग, बराबर है। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है, तो नॉर्मल सी बात है, शॉर्ट वर्किंग है तो भाई मिनिमम आपने फिक्स कर दिया ना 75, तो उसके हिसाब से वो रिकवरेबल होगा, वो रिकवरेबल होगा तो उसका क्या प्रोविजन है वो सब चेक करेगा, इसका पूरा कैलकुलेशन होता है, बराबर है। इसका पूरा आपका क्या है, कैलकुलेशन है, अलग से चैप्टर है, टीवाई में आओगे तो अलग से चैप्टर मिलेगा पूरा रॉयल्टी का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो भी शॉर्ट वर्किंग है वो प्रॉपरली शो किया है क्या, नॉर्मली ये केस आपको माइन लीज के केस में दिखेगा, तो उसके हिसाब से शॉर्ट वर्किंग क्या रिकवरेबल है, वो सब हुआ है क्या, उसका प्रोविजंस है क्या, बराबर है। क्योंकि एक फिक्स रॉयल्टी हो गया आपका 75 और एक्चुअल दिख रहा है क्या, अब भाई जैसा काम हो रहा है उसके हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी मिल रहा है, एक्चुअल रॉयल्टी का कैलकुलेशन आया 60 और 75 मिनिमम फिक्स्ड है, तो भाई 15 तो शॉर्ट वर्किंग हुआ ना, तो वो शॉर्ट वर्किंग का क्या रिकवर, कैसे रिकवरेबल होगा, क्या प्रोविजंस है, एवरीथिंग, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। मालूम पड़ा, एग्रीमेंट, करस्पॉन्डेंस, कैलकुलेशंस देखना है, शॉर्ट वर्किंग देखना है, बराबर है। मालूम पड़ा, फिर रिसिप्ट्स, क्या रिसिप्ट्स मतलब चेक काउंटर फॉइल्स और कार्बन कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट्स इशूड विद द कैश बुक, इशूड विद द कैश बुक। अब रिसिप्ट्स भी चेक करेगा, जो भी काउंटर फॉइल्स है या कार्बन कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट्स इशूड विद द कैश बुक, भाई आपको क्या कितना रॉयल्टी इनकम मिला है उसका क्या है, बराबर है, मतलब वो कैश बुक से मैच करेगा, काउंटर फॉइल्स चेक करेगा, मालूम पड़ा कि नहीं, कार्बन कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट्स इशू जो आपने किया है कि भाई हमको इतना पैसा मिला है, एवरीथिंग वो सब पूरा चेक करेगा। मालूम पड़ा, कैश बुक में आपने एंट्री दिखाया होगा ना, रॉयल्टी रिसीव, रॉयल्टी इनकम रिसीव, वो सब पूरा चेक करेगा। और अगर कुछ भी फॉरेन करेंसी अर्निंग्स है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, भाई आपने अपना टेक्निक समझो बाहर वाले को दिया है तो वहां से आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा, तो अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, क्या अर्निंग इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम रॉयल्टी शैल बी डिस्क्लोज्ड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ नोट। अगर आपको फॉरेन करेंसी में अर्निंग मिल रहा है तो वो भी आपको दिखाना है, बट उसके लिए आपको एक नोट दिखाना है कि अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम रॉयल्टी शैल बी डिस्क्लोज एट एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब सब कुछ रहेगा कि भाई कैश आया है, एवरीथिंग, कार्बन कॉपीज जो भी है, रिसिप्ट सब रहेगा, बट आपको एक एडिशनल नोट भी दिखाना है कि अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, आपको फॉरेन करेंसी से मालूम पड़ा क्या मिला है, रॉयल्टी इनकम, बराबर है। तो दैट शैल बी डिस्क्लोज एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय वे ऑफ नोट, सिंपल। तो ये सब आपका क्या हो गया बेटा, दीज ऑल आर वाउचिंग ऑफ रॉयल्टी इनकम, बराबर, क्या हो गया, वाउचिंग ऑफ व्हाट बेटा, रॉयल्टी इनकम, राइट। अटेंडेंस डाल दो पहले सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, फटाफट अटेंडेंस डाल दो पहले। ठीक है, तो वाउचिंग ऑफ रॉयल्टी इनकम, व्हाट आर द पॉइंट्स, एग्रीमेंट, करस्पॉन्डेंस, कैलकुलेशंस, प्रोविजंस, राइट, रिसिप्ट्स एंड फाइनली फॉरेन करेंसी अर्निंग्स, जिसको आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी एफसी अर्निंग से रिलेटेड, मींस अर्निंग इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम रॉयल्टी
shall be disclosed as additional information by way of note. ओके, तो इतना सबको याद रखना है, माइंड में फिक्स रखना।